तो दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे एसे 210 विच टॉक्स अबाउट एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पहले इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। देखो, कोई भी आप इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन करोगे, इम्पोर्टेंट कोई एंगेजमेंट करोगे, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या? ऑफ कोर्स, लाइक प्रॉपर्टी खरीदी करोगे तो आप एक एग्रीमेंट बनोगे, सेल एग्रीमेंट, परचेस एग्रीमेंट, राइट? इवन फॉर दैट मैटर आप कोई जॉब भी करते हो तो भी आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, साइन लेटर होता है, करेक्ट? सिमिलरली ऑडिट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसे हम लोग बोलेंगे फाइलिंग और साइनिंग एंगेजमेंट लेटर। इज इट इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स। तो ऐसे 200 क्या चीजें कवर करेगा पता है कि आपको एंगेजमेंट एग्री करने के पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको ड्यूरिंग ऑडिट अगर कोई टर्म्स में मैनेजमेंट ने चेंजेस बोला तो क्या करना है, क्या चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, और वो एंगेजमेंट लेटर में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कंपलसरी है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एसे 210 इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो एसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, कुछ फ्रेजेस है याद रखना जो मैंने कलर किए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं एग्जाम में फील देने के लिए अबाउट ऑडिट सब्जेक्ट, राइट? तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कंडीशंस। जैसे वर्ड यूज किया है ना, प्री कंडीशन, मतलब वो कंडीशन हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद नहीं, बिफोर, प्री कंडीशन। तो यहाँ पे डोंट यूज द वर्ड वी शुड एक्सेप्ट कंडीशंस बिफोर। एक टर्म अगर स्टैंडर्ड ने दिया है तो वी शुड यूज दैट प्री कंडीशन। ओके, तो कोर ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का, सिंपल है, टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब आपने लास्ट ईयर ऑडिट किया था, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है? तो टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज परफॉर्म हैज बीन अग्रीड। ठीक है, तो बस बेसिस अगर अग्रीड है तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट हम लोग हमेशा एग्जाम में याद रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है। The objective of auditor to accept or continue audit engagement only when the basis upon which it is performed is agreed। दो टाइप का इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है। नंबर वन, कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन उसी के ऊपर आ रहा है कि वेदर प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, एंड सेकेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, there is a common understanding between auditor and management, और we can say auditor and auditee, बट वो मैनेजमेंट होगा या फिर गवर्निंग बॉडी होगी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, तो सर ये प्री कंडीशंस क्या है, चलो समझते हैं प्री कंडीशंस क्या है, विच इज हार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो समझते हैं प्री कंडीशंस क्या है, आपको लॉजिकली भी समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला प्री कंडीशन, दैट मैनेजमेंट, that is auditee, accepts financial reporting framework. Sir, why this is most important? What is objective of auditor? Is to express opinion whether financial statement reflect true and fair view। और हमें इसे ट्रू एंड फेयर कभी बोलते हैं, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जैसा शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फेयर है। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट लिंक्स डायरेक्टली विथ माय ओपिनियन। इसके लिए सबसे पहला प्री कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ताकि हम उनको बोलेंगे कि भाई तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एफआरएफ के हिसाब से नहीं रहेगा तो मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स एफआरएफ, एंड सेकेंड, मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यहाँ पे है 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपना ऑडिट स्मूथ करेगा. नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ financial statements. Who is responsible to prepare financial statement? Management, and that too as per applicable FRF. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, सब वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का. सेकेंड, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम to ensure that financial statements are free from material misstatement. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ही कोई एरर है ना ही कोई फ्रॉड है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का. कि बॉस तेरा सिस्टम ऐसा डिजाइन कर, ऐसा इंप्लीमेंट कर और ऐसा मेंटेन रख कि देयर इज नो एरर एंड फ्रॉड. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस. वी आर नॉट. ऑडिटर जाके इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं करता है. हाँ, हम लोग टेस्ट करेंगे, बट डिजाइन कौन करेगा? मैनेजमेंट. इंप्लीमेंट मैनेजमेंट, मेंटेन मैनेजमेंट. एंड थर्ड वन बॉस, ये अपना केस स्टडी के लिए बहुत काम का है, इज प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स. ऑडिटर को एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो हम ऑडिट क्या करेंगे? तो आप लोग देख रहे हो, ये इतना पावरफुल प्री कंडीशन है जो आपका ऑडिट स्मूथ करेगा. नंबर 1, कल उठ के आपने बोला कि यार वैल्यूएशन आपका जो है इज नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बोलेंगे नहीं ऐसा आप रिपोर्ट नहीं कर सकते. मैंने प्री कंडीशन में बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच हो. सेकेंड, उन्होंने बोला कि यार तुम लोग ये नोट्स टू अकाउंट्स बना के दो ऑडिटर को. नए हमने राइटिंग में बोला था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर मेकर वी आर चेकर. ठीक है, वो बोलेंगे यार सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुम उस पर कमेंट मत करो. हम कमेंट करेंगे, हम पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं है, वो तो तुम्हें डिजाइन करना है. और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि बॉस एक अग्री आपने किया हुआ था. तो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिखाऊंगा जो लिमिटेशंस वाला रहेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज प्री कंडीशन. ओके, very very important part, preconditions for an audit, FRAF. This if preconditions are not present, sir कोई accept नहीं कर रहा है particular, तो obvious है, simple है, auditor shall not accept the engagement unless required by law. ये student भूल जाते हैं. मतलब अगर कोई precondition accept नहीं किया है फिर भी हमें audit accept करना पड़ सकता है अगर मेरा अपॉइंटमेंट कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने किया हुआ है, सीएजी ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. लेकिन सर ऑडिट डिफिकल्ट होगा ना? होगा, बट हम लोग वैसे कम्युनिकेशन करेंगे, वैसा हम लोग रिपोर्टिंग में उसका इफेक्ट देंगे. ठीक है, बट इफ देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, प्री कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे नहीं. ठीक है, अभी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉपी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का भी आपको शेयर करूंगा. ठीक है, एक एंगेजमेंट लेटर जो एज पर SI 210 है ना, पूरा रीड करना, बहुत सारी बातें आप लोग को क्लियर हो जाएगी. तो सर यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे? अरे हम सब कवर करेंगे, बट एक ऑडिट का एक आपको पता चलेगा एंगेजमेंट लेटर कैसे होता है. तो थोड़ा टाइम आउट निकालिए, 15 मिनट 10 मिनट, और वो एक रीड कर लेना. मैं एक एंगेजमेंट लेटर भी अटैच करूंगा. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड क्या बोलता है? Once auditor is satisfied, the terms must be documented. Verbally नहीं चलेगा, बट कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी आपके एंगेजमेंट लेटर में होने चाहिए. नाउ these are not only things, these are minimum things. याद रखना. ठीक है, क्या है सर? ओ र फ फ, क्या? ओ र फ फ. तो ओ है मेरा एंगेजमेंट लेटर शुड क्लियरली टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा एंगेजमेंट लेटर में तो आएगा ही ना. ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क असेसमेंट करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करेगा. वो सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा
इसके अंदर, ठीक है, वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेगा, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी हमने बोला हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट प्रोवाइड एक्सेस, मैनेजमेंट, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली मेंशन करना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये बेस एंगेजमेंट लेटर में लिखना है that if you are doing audit of a company, that our audit will be based on whether your FSR as per Companies Act and applicable requirements like Ind AS है, accounting standards है, ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो तो ट्रस्ट एक्ट का रिक्वायरमेंट्स वो सब आएगा। एंड देन अदर लास्ट फॉर इज व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड फॉर्म, आपका ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट क्या क्या रहेगा वो भी आप इनको बताओगे कि फॉर्म क्या रहेगा। लाइक बाय डिफॉल्ट अपना SS700 का फॉर्मेट है, वो हम लोग बता देते हैं कि वी विल रिपोर्ट एज पर SS700। नॉट ओनली दैट, SS701 है, 720 है, वो भी हम लोग रेफरेंस यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। अभी अगेन one of the very important questions, simple but important, recurring audit. How about we are reappointed, same fees में सब कुछ same, तो हमें एंगेजमेंट लेटर वापस से देने की जरूरत है क्या? स्टैंडर्ड बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, ओके, बट यू जस्ट कम्युनिकेट दैट वी आर कंटिन्यूइंग ऑडिट विद द सेम टर्म्स, तो कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ चेंजेस है ना, देयर आर सर्टेन चेंजेस, ये स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि कभी आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना है फॉर रीअपॉइंटमेंट, रिकरिंग ऑडिट है और फिर भी आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना है, कभी मिसेस ओन एफ याद रखना, ठीक है। एम, व्हेन यू फील कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट नहीं समझ रहे। देखो, मैनेजमेंट नॉट नेसेसरी फाइनेंस का बैकग्राउंड का हो, नॉट नेसेसरी ऑडिट का बैकग्राउंड का हो, उनको तो बिजनेस आता है। सो देयर माइट बी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको लगता है, देन इन दैट केस यू माइट क्लैरिफाई दैट थ्रू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। इन दैट केस यू कैन गिव अ न्यू एंगेजमेंट लेटर, दैट इज मिसेस का एम। आर, कोई टर्म्स रिवाइज हुए हैं आपके, सर टर्म्स कैसे रिवाइज हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्रीज ऐड हुई है, कोई आउटलेट ऐड हुए, जॉइंट ऑडिटर आया हुआ है, स्कोप में चेंजेस कर रहे हैं, तो वैसा कुछ है, कोई टर्म्स चेंज हुए तो ऑब्वियसली आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना ही पड़ेगा। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ऑडिट के अंदर कोई चेंजेस हुआ है, अ चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एस फॉर सीनियर मैनेजमेंट, उसमें कोई चेंजेस हुए तो जो नए हैं उनको तो देना पड़ेगा ना भाई, करेक्ट। सिमिलरली वन मोर चेंज, ओनरशिप में चेंज हुआ है, शेयर होल्डिंग चेंज हो गया है, सेम ऊपर जैसा ही मैनेजमेंट चेंज, या यहाँ पे शेयर होल्डिंग चेंज, ओनरशिप चेंज हो गया है, कोई पार्टनरशिप का ऑडिट कर रहे हो, कोई पार्टनर ऐड हो गया है, कोई पार्टनर डेथ हो गया है, नया आया है, वॉट एवर, इन दैट केस ऑल्सो आपको एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। एंड देन सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज, वाइडनिंग, मैंने W वर्ड यूज इसके लिए किया है कि वाइडनिंग ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस बढ़ गया है, नेचर बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड हो गया है, इन दैट केस इट इज बेटर टू गिव अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। कोई चेंजेस हुआ है, अगेन लीगली कोई चेंजेस हुआ है, रिक्वायरमेंट लाइक कारो 20 है, वैसा कारो 2026 आया, नया कारो का रिक्वायरमेंट आया, अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 उसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट आ गए, नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गया, तो बॉस यू शुड कम्युनिकेट चेंजेस इन लॉ, तो न्यू, एंड फॉर न्यू चेंजेस। वैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल हो गया, या आपकी कंपनी को से किसी ने टेक ओवर किया, कोई फॉरेन कंट्री के कंपनी का, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ एडिशन है जो वो चाहते हैं आप लोग देखो, तो भी आ जाएगा, ठीक है। सो बॉस फुल मार्क्स अपने को मिलना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन यू कैन चेंज अ न्यू, व्हेन यू शुड गिव अ रिवाइज और न्यू लेटर, मिसेस ओन एफ, एम मैनेजमेंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, एम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, आर फॉर कोई रिवीजन ऑफ टर्म्स हुआ है, एस फॉर कोई सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ है, ओन का ओ ओनरशिप में कोई चेंजेस हुआ है, W वाइडनिंग बिजनेस का कुछ है आपका, एन
कोई न्यू लीगल रिक्वायरमेंट्स आ गई है, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस है तो। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ही मैनेजमेंट बोलता है, सी यू डू ऑडिट बट वी विल नॉट अलाउ यू टू चेक सर्टन एग्रीमेंट्स विथ आवर सप्लायर्स, we will not allow you to check certain bank statement. Was I should not accept. If management imposes limitation, you cannot check balance such that the auditor believes they will have to. मतलब इसका मतलब क्या है यार, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले तो मुझे लगता है दिन तो मेरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या बोलते हैं हम लोग, अनएबल टू फॉर्म ओपिनियन। तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेशन वाला एंगेजमेंट। चेंजेस, अगेन वन ऑफ द फेवरेट, चेंजेस टर्म्स में किया इन बिटवीन मिड ऑडिट, पहले सब हाँ बोला, यस हमको एक्सेप्टेबल है, एफआरएफ ये सब हम इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ ओके। बट ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट ने आपको कोई रिक्वेस्ट किया कि यार कुछ सर्टेन टर्म्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। डोंट जंप टू कंक्लूजन, बहुत सारा स्टूडेंट जंप कंक्लूजन होता है, ऐसा थोड़ी, नॉट अलाउड, वी शुड नॉट, नहीं। फर्स्ट अंडरस्टैंड करो कि वो क्या चेंजेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वेदर ड्यू टू चेंजेस इन द टर्म्स आपका कॉन्फिडेंस या एश्योरेंस में कुछ चेंजेस होने वाला है, मतलब जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप देने वाले उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डोंट एक्सेप्ट दैट। हाँ, कभी कभी उन्होंने बोला कि यार ऑडिट से रिव्यू करो, ऑडिट एंगेजमेंट मत करो, रिव्यू एंगेजमेंट करो, तो बोलेंगे ठीक है, हमारा टर्म्स भी चेंज होगा, स्कोप भी चेंज होगा, हम लोग सब जगह चेंज करेंगे तो एंगेजमेंट ही रिव्यू का होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम काम रिव्यू का करें और रिपोर्ट ऑडिट का दे। नहीं सर, ये रिव्यू ऑडिट क्या है? देखो, एक एसआर ई करके हम लोग करेंगे रिव्यू एंगेजमेंट, मतलब जहां पे हम लोग लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और ऑडिट में हम लोग एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स मैनेजमेंट आस्क्स टू चेंज, एग्जाम्पल चेंज टू लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब ऑडिट से लेके वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नाउ यू गो टू डू रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू होता है क्वार्टरली वगैरह वैसे। रूल, द ऑडिटर कैन ओनली एग्री इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कुछ रीजन जस्टिफाइबल है तो ठीक है, इफ जस्टिफाइड देन परफॉर्म करो वर्क एज पर न्यू टर्म, डू नॉट मेंशन दैट ओरिजिनल ऑडिट प्रोसीजर्स इन द न्यू रिपोर्ट। तो बस ये पूरा नया ही रहेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। बट इफ नॉट जस्टिफाइड देन ऑडिटर को एक ही काम करना है, रिफ्यूज। अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है डजंट अलाउ टू ओरिजिनल ऑडिट टू कंटिन्यू, ऑडिट ही करने को नहीं दे रहे, तकलीफ दे रहे, तो भाई सिंपल है, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट बट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट टू रेगुलेटरी। याद रखना, नंबर 1 चेंजेस, if reasonable justification okay, document work as per that. If not justified, then do not accept. If management imposes limitations to continue audit, withdraw from the engagement, but proper communication रखना है। Now next one, what are the auditor's duties when financial reporting framework is unacceptable? मतलब मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरीली प्रिस्क्राइब है, मतलब लॉ तो बोलता है तुम्हारे एंटिटी के लिए यही है। ये सिचुएशन में क्या करें? पहले समझाना पड़ेगा अपने को, मैनेजमेंट को, कि बॉस दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट अवॉइड, ओके। तो इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल, ऑडिटर शैल एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट ओनली इफ, ये 2 कंडीशन है तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बेस ही चेंज हो रहा है ना। एफआरएफ इज अ बेस। नंबर 1, मैनेजमेंट एग्रीज टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अवॉइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। सर ये क्या है? मैनेजमेंट को ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ओके है, बट सर्टन लाइक वो लोग बोलते हैं यार इन्वेंट्री का जो एएस है 2 है, वी कैन नॉट हैव दैट बिकॉज हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ रहे। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज, लाइक से अल्कोहल वाला है कोई, जहां पे ओल्डर द वाइन इट विल हैव डिफरेंट वैल्यू। तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद से हमें मैच नहीं हो रहा है, हमें हमारी तरीके से करना है।
जो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आप क्या मैनेजमेंट को बोलोगे, चलेगा, चल तू उतना डेविएट हो रहा है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, बट तू उसका डिस्क्लोजर दे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे के एफआरएफ सेज दिस बट वी आर डेविएटिंग फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ है तो भाई मुझे चलेगा। सेकेंड, हम लोग ये सिर्फ चलेगा उधर खत्म नहीं होता है, हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे कि ऑडिटर विल इनकॉर्पोरेट एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा। 706 में यूएम पैरा में हम लोग को एक ऑप्शन दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, बहुत ही अच्छा, कि अगर कुछ गलत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकिन आपको लगता है कि यार यूजर ने वो देखना चाहिए, तो आप लोग ये पैरा यूज कर सकते हो, जहां पे हम लोग लिखते हैं विदाउट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे गलत है, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो, जो बोलता है कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरी इज डन एज पर दिस प्रैक्टिस। तो हम लोग उनको बोलेंगे ऑडिटर रिपोर्ट विल इनकॉर्पोरेट एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू दिस एडिशनल डिस्क्लोजर। देखो सीए फाइनल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड the auditor's opinion will not include phrases like presented fairly in all material respect or give true and fair view unless law। मतलब हम लोग true and fair view वर्ड यूज करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे सर, ये सिचुएशन में जनरली क्या होता है, वी से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद एबीसी रिक्वायरमेंट। सर क्यों ट्रू एंड फेयर नहीं, हम लोग ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है बट कंप्लीट डिस्क्लोजर्स है। तो ये एक टेक्निकल एंगल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 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 इफ द अबव कंडीशंस 1 and 2 आर नॉट सेटिस्फाइड एंड ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू अंडरटेक ऑडिट, देन ऑडिटर को देखना है कि इसका इफेक्ट कितना होगा एफएस पे, कितना मिसलीड तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अप्रोप्रिएटली में रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा मुझे, इंक्लूड अप्रोप्रिएट रेफरेंस इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, वेरी रेयरली होता है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज रूटीन वेयर एफआरएफ इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इफ नॉट एक्सेप्टेबल देन ट्रू एंड फेयर और फेयरली प्रेजेंटिंग वर्ड, फेयर वर्ड नहीं आएगा, याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट हैव द वर्ड फेयर। इंस्टेंसेस व्हेन ऑडिटर शुड डिक्लाइन, कभी डिक्लाइन करना है अनलेस, ऑफ कोर्स हमेशा ये रहेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। स्कोप लिमिटेशन है तो एक्सेप्ट करोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। स्टैट्यूटरीली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वर्डिंग है which is different from those required by standard। मतलब statutory prescribed format wordings of report are different from those required by SA। मतलब यहाँ पे एक कहना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड जो है और मैनेजमेंट जो बोल रहा है फॉर्मेट वो अलग है। ठीक है, इट्स नॉट स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब वर्डिंग्स एंड ऐसे तो स्टैट्यूटरी के हिसाब से, बट मैनेजमेंट ने अगर कुछ बोला है तो इफ ऑडिटर डिटरमाइंस दैट एफआरएफ इज नॉट एक्सेप्टेबल तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस वी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। अभी याद रखो भाई, समथिंग $1 million वर्थ कंटेंट, ये याद रखो, टू स्कोर गुड इन अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस पे, सब जन ध्यान देना, एनी क्वेश्चन ऑन लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, अलग अलग टाइप का लिमिटेशन आता है। अगर कोई लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इम्पोज किया कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू सर्टेन डेटा, ओके, ड्यूरिंग ऑडिट, आफ्टर ऑडिट, ऑडिट चालू है तभी, तो क्या करना है, एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट स्टॉप, ऑडिटर शुड रिपोर्ट, उसको शायद हाफ मार्क मिलेगा। बट हैविंग स्पेसिफिक कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? नंबर 1, अगर केस स्टडी कंपनी का है तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिकली बोलता है ऑडिटर हैज राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर हैज राइट टू हैव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मतलब बॉस, मुझे लॉ ने राइट दिया है तो तू स्टॉप नहीं कर सकता है, ये प्रोविजन में आएगा। सेकेंड, नॉट ओनली दिस, मेरा SA 210 वन ऑफ द प्री कंडीशन क्या था?
कि बॉस यू विल प्रोवाइड अस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो मैंने एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का लिखा, एक मैंने प्रोविजन कंपनीज एक्ट का लिखा। थर्ड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, जहां पे मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि वेदर आई हैव ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट, ये मुझे स्टेटमेंट देना होता है। तो वो 143(3)(a है, वहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि बॉस ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया और उसका इफेक्ट क्या होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है। एंड ब्यूटीफुल वन थिंग, अगर कंपनी ने कोई रूल पास किया है, देखो शेयर होल्डर्स को सब पता नहीं होता है, ओके, बट मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को बोला कि अपने कोई पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्टर से, जिसके ऊपर अपना ट्रेड सीक्रेट्स होता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ऑडिटर को नहीं देना है। लेट अस पास अ रिजोल्यूशन दैट ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है। तो याद रखो, ऐसा अगर ऑडिटर का रिस्ट्रिक्ट किया इसको, तो ऑडिटर बोलेगा आता माझी सटकली, सिंघम में का डायलॉग है। सिंघम के बदले याद रखो बर्मिंगम, न्यूटन वर्सेस बर्मिंगम स्मॉल आर्म्स कंपनी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नो रूल्स, रिजोल्यूशन और रेगुलेशंस विच प्रिक्लूड, मतलब रिस्ट्रिक्ट ऑडिटर फ्रॉम अवेलिंग और परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज शुड बी कंसिडर्ड। मतलब तुम लोग ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो ऑडिटर का स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करे। सच रूल्स रेगुलेशन शैल बी कंसिडर्ड एज इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, मतलब वो लॉ ही गलत है। ये एक आएगा, बट ये कभी आप यूज करोगे, दिस इज व्हेन कंपनी पासेस अ रिजोल्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट ऑडिटर्स। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर ऑडिटर, ये आपका था एसए 210 का जो हमने बात किया, अगर ऑडिटर क्लीन ओपिनियन देता है विदाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सर्टन आइटम से जिसका इंफॉर्मेशन रिसीव करना इंपॉर्टेंट था, वो इंफॉर्मेशन लिए बगैर, ऑडिट किए बगैर क्लीन ओपिनियन देता है, तो ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 8 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। ये जो है ना, ये सीए फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो तो जो लास्ट का प्रोफेशनल एथिक्स है वो नहीं लिखा चलेगा, बट प्री कंडीशन और ऊपर का लिखना है। और सीए फाइनल में तो भाई वो एक्सपेक्ट करेंगे। देखो, एक स्टूडेंट है जो लिखता है इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड, ऑडिटर शुड एक्सप्रेस ओपिनियन, और एक स्टूडेंट है जो बोलता है 143(1) क्या बोलता है, एसए 210 क्या बोलता है, 143(3) क्या बोलता है, और प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलता है। नॉट ओनली दैट, जो हम लोग फिर भी अगर उसने नहीं बोला तो हम लोग एक मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे एसए 705। 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो हमें रिपोर्ट करना है। तो कंपनीज एक्ट में भी रिपोर्टिंग प्लस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी रिपोर्टिंग। ठीक है, चलो एक केस स्टडी करते हैं हम लोग। वाइब्रेंट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इज अ रिकरिंग ऑडिट। याद रखना, रिकरिंग या फर्स्ट टाइम, हमेशा वर्ड को अंडरलाइन करना। रिकरिंग ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म for financial year 25-26, the managing director sends a letter stating that since the audit team is already familiar with the business, there is no need for a new engagement letter. ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है न्यू एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं कि ऑडिटर इज फैमिलियर है। However, they have added 2 new conditions. ओके, करंट ईयर में 2 कंडीशन ऐड किया हमारे। क्या? एक, रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन, ऑडिटर शैल नॉट मेंशन एनी की ऑडिट मैटर। एक एसए 701 है अपना, कोई की ऑडिट मैटर मतलब ऑडिटर की कुछ तकलीफें होती है, कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो डालता है ना ऑडिटर, वो रिपोर्ट करना नहीं है। टू कीप रिपोर्ट कॉन्साइज, छोटा सा रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के लिए बनाओ, वो सब आप लिखो मत, ऐसा कंडीशन डाला है। स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर शैल नॉट परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री at a disturbed zone warehouse due to minor local unrest and must what is correct, instead rely on internal auditors report। हम बोल रहे भाई कोई एक एरिया है जहां पे माइनर लोकल अनरेस्ट चल रहा है, देखो ये आपको कंफ्यूज कर रहे हो लोग, इसके लिए क्या बोल रहे, तुम लोग सिर्फ इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट है ना उस पर रिलाई करो, मस्ट बोल रहे।
अभी यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या चीजें। नंबर 1, मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है कि फैमिलियर हो तो नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं, एक्सेप्टेबल, हाँ, बट हमें देखना पड़ेगा। फिर पता चलता है मैनेजमेंट ने नया कंडीशन डाला, SS701 ने। बॉस, SS701 इज नॉट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो यू कैन नॉट से कि डोंट फॉलो। तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कोप लिमिटेशन, वो बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन मत करो, उधर माइनर अनरेस्ट है। भी देखो, बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं हाँ, सिंस इट इज अ माइनर अनरेस्ट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, हेंस मैनेजमेंट कंटेंशन इज करेक्ट। देखो, मस्ट बोल रहा है ना, मस्ट रिलाय ऑन इंटरनल ऑडिट, ये नहीं मैनेजमेंट बोल सकता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल इम्पॉसिबल है, हम लोग खुद इवेल्युएट करेंगे। लेट अस टेक अ कॉल, नॉट यू विल टेक अ कॉल। हमें इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट यूज करना है, करेंगे, उस पर रिलाई करना है, कितना करना है, हम लोग डिसाइड करेंगे। यू कैन नॉट टेल अस कि रिलाई उसी पे करो। तो ये दो चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो आंसर, प्रोविजन SA210 रिकरिंग ऑडिट, द ऑडिटर may decide not to send a new engagement letter, however new letter is mandatory if there is any changes in the senior management significant। वो जो अपना था ओन एफ, मिसेस ओन एफ वाला, तो ये ठीक है। SA210 प्रीकंडीशन, मैनेजमेंट imposes limitation on scope of auditor such that auditor believes that limitation will result in disclaimer of opinion, then again auditor shall not accept such। नाउ यहाँ पे दो कंडीशंस को हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि भाई SA701 हम बोलेंगे ये स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। Inventory scope, physical verification of inventory is a core audit procedure, SA501। Auditor can use internal auditor, but management cannot force substitution। Substitution management force नहीं कर सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो conclusion, refusal to accept, auditor should inform management TCWG that ये हमें unacceptable है। Under SA210, if management does not withdraw this limitation, then auditor shall not accept the एंगेजमेंट। ठीक है, एक लीगल लिंक एग्जाम में आप अगर लिख सकते हो तो भी एक्स्ट्रा स्कोरिंग। इफ दिस वर मिड ऑडिट चेंज, इन बिटवीन अगर होता था, पहले तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन ऑडिटर शुड रिजाइन। ADT3 मुझे करो फ्री, ये फॉर्म है जहां पे हम ROC में फाइल कर दे, जिसमें रीजन भी लिखेंगे कि बॉस व्हाट आर द रीजन वी आर रिजाइनिंग because of such limitations, non-cooperation, scope limitations। Now impactful keyword, कुछ students याद रखना, rational basis, a change in engagement term must have a rational basis, without any rational basis you cannot change the term। preconditions acknowledgement is जरूरी, statutory mandate, auditing standards are statutory mandate, management cannot contract out। ठीक है, सो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट रिकरिंग ऑडिट में याद रखना है, ठीक है। बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग, हमने ये सब लिंकिंग जो किया, सेक्शन 139 बोलता है शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा ऑडिटर। SA210 बोलता है ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ नहीं करता। किसके साथ होता है इसका? मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ये एक याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैंने अलग से क्यों दिया कॉन्फ्लिक्ट। अपॉइंटमेंट करेगा शेयर होल्डर लेकिन एंगेजमेंट लेटर साइन होएगा मैनेजमेंट के साथ। क्यों सर? क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स आर नॉट दोज हु मैनेज डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, इसके लिए हम लोग वो कॉन्फ्लिक्ट याद है। लिमिटेशन स्कोप कुछ रहेगा, वी विल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143। ओके, सो मैनेजमेंट इंपोजेस लिमिटेशन, शाल नॉट एक्सेप्ट, ये अपना हो गया है। ये भी नॉट एग्री, विड्रॉ करेंगे, TCWG को बता देंगे हम लोग। ठीक है, ओके, समरी ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए, प्रिपरेशन इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एप्लीकेबल FRF 200 और 210 दोनों स्टैंडर्ड्स में मेंशन किए। इंटरनल कंट्रोल DIM किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट।
इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करना ऑडिटर को किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट। अगेन एसे 210 एसे 210 ये दोनों में है। पर्सनल एक्सेस, एक्सेस टू पीपल सो दैट दे प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, एसे 210। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछा तो भी। एथिकल फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग दैट एंटिटी ऑपरेट्स एज पर लॉ रेगुलेशन, ये भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे 200 और 250 दोनों में मेंशन किया हुआ है। तो भाई ऐसे 210 वेरी इंपॉर्टेंट, प्री कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवाइज करके चले जाना। अपने सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी ना, मैं वापस रिपीट करता हूँ। सेक्शन 143(1), 143(3) क्लॉज ए, और हमने किया न्यूटन वर्सेस बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी, और हमने किया क्लॉज 8 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। चलो